brought to you by Kuku FM. Download the app now. और चुगलखोरों, कल किस किस ने मेरे लिए क्या क्या लिखा था कमेंट पढ़ती हूँ मैं। खूब भर भर के शिकायतें की थी ना मेरी सौरभ सर को देख के। कई लोगों ने तो क्या क्या लिखा था, एक थे यार, किसी ने मेरे लिए क्या लिखा था, मुझे कोई सौरभ जी ही थे शायद, हाँ। और उन्होंने मुझे लिखा था क्या पता नहीं, उन लंपट क्या होता है यार, लंपट कहाँ से हो गई मैं, लंपट। और एक जनाब थे, पता नहीं कौन से टीचर थे, तो उन्होंने लिखा कि अरे तुम नकली आवाज़ में क्यों बोलती हो, अपनी आवाज़ में बोलो वरना दिमाग में बहुत दबाव महसूस होता है। हाँ, कैसे बोलो नकली आवाज़, असली आवाज़ में ऐसे, नमस्ते मेरा नाम है स्वाति, ये है नकली आवाज़। या फिर नमस्ते मेरा नाम है स्वाति, ये है नकली आवाज़। और जो बोल रही हूँ वो असली आवाज़ है। अब शुरू करते हैं, ठीक है, मुख्य एपिसोड। क्रिस्टोफर नोलन की एक अप्रतिम फिल्म है द डार्क नाइट। इसमें एक किरदार है टू फेस उर्फ हार्वे डेंट। हार्वे के दो रूप हैं, एक रूप जिसमें वो शहर का सम्मानित डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, दूसरा रूप जब वो विक्षिप्त क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। फिल्म के एक दृश्य में हार्वे डेंट ब्रूस वेन से कहता है, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। यानी या तो आप नायक बनकर मरते हैं या फिर इतना लंबा जीते हैं कि खुद को खलनायक बनते देखें। आज हम आपको जिस इंसान का किस्सा सुना रहे हैं उसके जीवन का भी सार यही है। कुछ कहते हैं वो नायक है, कुछ कहते हैं खलनायक है, कुछ कहते हैं उसे नोबेल शांति पुरस्कार दो, कुछ कहते हैं गोली मार दो, कुछ कहते हैं क्रांतिकारी, कुछ कहते हैं कॉम्बो पैक सन की अपराधी। और वो इंसान जो इस द्वंद्व का केंद्र है खुद को कहता है अ फियरलेस एक्टिविस्ट, जो बेखौफ होकर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में बेहतरी लाने का प्रयास कर रहा है। जिस इंसान का ये परिचय है उसका नाम है जूलियन असांज, विकीलीक्स के फाउंडर, जो फिलवक्त ब्रिटिश जेल में बंद हैं। 12 अप्रैल 2019 को लंदन स्थित एक्वाडोरियन दूतावास से ब्रिटिश पुलिस घसीटते हुए असांज को ले गई थी। एक्वाडोर ने 2012 में असांज को अपने दूतावास में शरण दी थी। असांज 6 साल 9 महीने और 24 दिन तक इसी दूतावास में कैद रहे थे। 2488 दिनों तक उन्होंने खुद को इसी दूतावास के 330 स्क्वायर फीट इलाके में बंद रखकर अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाए रखा। अब खबर आई है कि एक्वाडोर ने 2018 में असांज को दी गई अपनी नागरिकता वापस छीन ली है। एक्वाडोर ने क्यों किया ऐसा? इतने समय तक असांज को प्रोटेक्ट करने के बाद एक्वाडोर ने क्यों अपने हाथ खींच लिए? क्या इल्ज़ाम है असांज पर? क्यों वो जेल में बंद हैं? क्या है असांज की पूरी कहानी? आज के एपिसोड में विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस एपिसोड के पार्टनर कुकू एफएम का जिक्र करते हैं। कुकू एफएम ऐप पर ढेरों किताबों की ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। यहाँ आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग मूड के कई ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे। हमारे दर्शकों के लिए इस ऐप पर LT20 का एक खास ऑफर भी है। LT यानी लल्लन टॉप। इस कोड से आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर 20% तक की छूट मिलेगी। इससे जुड़े डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं मुख्य विषय। ये किस्सा शुरू करेंगे उपनाम से। जूलियन का सरनेम है असांज। ये शब्द एक अपभ्रंश है जो निकला है 2 शब्दों से, अह सांग। सांग तो व्यक्ति का नाम हुआ और इसके साथ जुड़ा शब्द अह चाइनीज भाषा का एक संबोधन है। इसका अर्थ होता है श्रीमान, यानी अहसांग का मतलब है मिस्टर सांग। ये जनाब चीन के रहने वाले थे। 18वीं सदी के शुरुआती सालों की बात है। ये मिस्टर सांग चीन से पलायन करके जा बसे एक द्वीप
थर्सडे आइलैंड पर। यह ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है जो मुख्य भूमि से थोड़ी दूर समंदर में बसा है। जहां क्वींसलैंड का उत्तरी छोर है, उसी के नजदीक बसा है ये आइलैंड। यहाँ एहसांग अपभ्रंश होकर असांज पुकारा जाने लगा। कालांतर में एहसांग के वंशज ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड पर जाकर बस गए। असांज इस परिवार का सरनेम बन गया। इसी परिवार में पैदा हुए थे जूलियन असांज। पैदाइश का साल 1971। जगह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी छोर पर बसा शहर टाउन्सविले। जूलियन करीब 1 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए। जूलियन की माँ क्लेयर ने एक थिएटर डायरेक्टर से शादी कर ली। क्लेयर ने जूलियन को अपने ही साथ रखा। क्लेयर बागी स्वभाव की थी, ऐसी थी जिन्हें नॉन कन्फर्मिस्ट्स कहा जाता है, मतलब ऐसा इंसान जिसकी सोच समाज की रवायतों से मेल न खाती हो, जो परंपराएं तोड़ने में यकीन रखता हो। क्लेयर को सिस्टमैटिक चीज़ों में भरोसा नहीं था। 17 की उम्र में उन्होंने अपनी किताबें जला दी और घर छोड़ दिया, साथ रखी मात्र एक बाइक। क्लेयर के आगे का जीवन भी ऐसा ही मस्ताना था। उसमें खूब सारी यात्राएं थीं, खूब रोमांच था, उन्मुक्तता और बेपरवाही थी। यहाँ क्लेयर के स्वभाव का ब्यौरा देने की वजह है जूलियन। अपनी माँ के चलते जूलियन को एक अलग तरह का बचपन मिला। माँ उन्हें नेचर एक्सप्लोर करने का प्रोत्साहन देती। किताबों में घुसे रहने की जगह जूलियन घंटों तैराकी करते, घुड़सवारी करते, खुद अपनी नाव बनाया करते। मतलब इस बचपन में भरपूर एडवेंचर था। क्लेयर को स्कूली शिक्षा की सार्थकता में भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि स्कूली तालीम बच्चों को बचपन से ही जंजीरों में बांध देती है, उनकी उत्सुकता और सीखने की ललक को मार देती है। इसीलिए क्लेयर जूलियन को स्कूल नहीं भेजती थी, उन्हें घर में रखकर पढ़ाती थी। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं कि जूलियन की पढ़ाई कमज़ोर रही हो। वो खुद से पढ़ते, लेकिन बहुत पढ़ते, मगर स्कूल के तमाम नफ़े नुकसान की बहस के परे स्कूली जीवन में कई सकारात्मक चीज़ें भी होती हैं। स्कूल जाने से बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, वो एक सिस्टम को फॉलो करना, लोगों के साथ तारतम्य बिठाना भी सीखते हैं। जूलियन को ये चीज़ें नहीं मिली। क्लेयर के व्यक्तित्व का और भी कई तरह से असर हुआ जूलियन पर। मसलन जब वो 8 साल के थे तब क्लेयर अपने पति से अलग हो गई। उनका एक संगीतकार से रिश्ता बना, दोनों का एक बेटा भी हुआ, मगर फिर दोनों के बीच दिक्कतें शुरू हो गई। क्लेयर अलग हो गई। क्लेयर और उस म्यूजिशियन के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर खींचतान होने लगी। क्लेयर को लगा कहीं उनका बच्चा छिन न जाए, इसीलिए क्लेयर जूलियन और उनके छोटे भाई को लेकर भाग गई। 11 साल से 16 साल के बीच जूलियन मानो अपनी माँ के साथ एक अंतहीन यात्रा पर थे। शायद ये ही दौर था जिसके चलते जूलियन के व्यक्तित्व में अविश्वास करने की आदत शुमार हुई। बरसों बाद न्यूयॉर्क मैगजीन के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में असांज ने इस प्रकरण के बारे में जो कहा, उससे भी इस अविश्वास वाले एंगल का हिंट मिलता है। जूलियन ने कहा था, वो आदमी मेरी माँ का पूर्व पार्टनर किसी फैमिली नाम के ताकतवर कल्ट से था। इस कल्ट का मोटो था अनदेखा, अनजाना और अनसुना। इस कल्ट में कुछ डॉक्टर्स भी थे। जब मेरी माँ गर्भवती थी तो वो मेरी माँ से कहते थे कि वो अपने अजन्मे बच्चे को कल्ट के लीडर एंडी हैमिल्टन को सौंप दें। इस कल्ट के गुप्तचर सरकारों में भी थे। वो मेरी माँ के ठिकानों की जानकारी उनके पूर्व पार्टनर तक पहुँचाते थे। असांज का ये यकीन, घटनाओं का उनका ये संस्करण कितना सही है मालूम नहीं, मगर इसमें कल्ट के भेदियों की सरकारी अंदरखानों तक पहुंच वाली बात ये असांज के राजनीतिक नजरिए का हिस्सा लगती हैं। इसमें सरकार के प्रति एक स्वाभाविक अविश्वास दिखता है। खैर, वापस लौटते हैं असांज की परवरिश पर। अपनी माँ और सौतेले भाई के साथ भागने छुपने वाले दौर में ही असांज का ताल्लुक कंप्यूटर से हुआ। शायद वो तब 14 या 15 साल के करीब रहे होंगे। जल्द ही ये उनका पसंदीदा टूल बन गया। असांज कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम्स लिखने लगे। वो प्रोग्रामिंग में इतने ब्रिलियंट थे कि ये उनका स्वाभाविक टैलेंट बन गया।
टीनेज में ही वो दूसरों की प्रोग्रामिंग में सेंधमारी कर लेते थे। वहाँ प्रोग्राम्स के क्रिएटर्स द्वारा छोड़े गए हिडन संदेश पढ़ लेते थे। 1987 की बात है। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब आने में अभी 2 साल की देरी थी। इस वक्त असांज की उम्र थी 16 साल। इतनी सी उम्र में वो एक काबिल प्रोग्रामर की पहचान बना चुके थे। लोकल सर्कल में बात होती थी कि वो सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि हैकिंग में भी उस्ताद हैं। असांज के बारे में कहा जाने लगा था कि वो सुरक्षित से सुरक्षित नेटवर्क में सेंधमारी कर सकते हैं। टीनेजर असांज ने बतौर हैकर अपना छद्म नाम रखा था मेंडेक्स। इस नाम की कहानी बहुत दिलचस्प है। करीब 65 ईसा पूर्व में रोम के भीतर एक प्राचीन कवि और व्यंग्यकार हुए। होरेस पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस के दौर में हुए कवि थे। ये होरेस के वर्सेस में कई थीम्स हैं। इनमें से एक है स्प्लेंटाइड मेंडेक्स। लैटिन भाषा के इस टर्म का मतलब है नोबली अनट्रूथफुल, मतलब किसी अच्छे मकसद के लिए झूठ बोलना, अच्छे उद्देश्य के लिए गलत करना। अपने हैकिंग अवतार के लिए असांज ने इसी टर्म का शब्द मेंडेक्स इस्तेमाल किया था। इसका मंतव्य ये था कि बताना कि वो ग्रेटर गुड में हैकिंग करते हैं। जल्द ही असांज ने 2 और हैकर्स के साथ मिलकर अपना एक हैकिंग ग्रुप भी बना लिया। इसका नाम रखा इंटरनेशनल सबवर्सिव्स। सबवर्सिव शब्द का मतलब होता है ऐसा इंसान जो एक स्थापित सिस्टम या संस्था की ताकत, उसकी अथॉरिटी को खत्म करना चाहता हो। असांज के ग्रुप का काम भी यही था, सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में सेंधमारी करना, वहां रखी जानकारियां उठाना और उसे औरों के साथ साझा करना। इस ग्रुप ने कई यूरोपीय देशों के सरकारी कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसपैठ की, यहाँ तक कि अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क्स में भी हैकिंग की। यानी असांज की जिंदगी अब तक एक पैटर्न में चल रही थी। इसकी प्रमुख थीम थी सरकारों पर अविश्वास। उनका यकीन था कि सरकारों को अकाउंटेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम को एक्सपोज किया जाए। हैकिंग के चलते नाबालिग उम्र में ही असांज का सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साबका पड़ा। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने असांज के ग्रुप पर जांच बिठाई। असांज बस 20 साल के थे जब हैकिंग के चलते पहली बार उन्हें अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर हैकिंग और इससे जुड़े अपराधों के तहत 31 मामले दर्ज किए गए। इस एपिसोड का असर असांज की निजी जिंदगी पर भी पड़ा। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई, नवजात बच्चे को भी साथ ले गई। असांज डिप्रेशन में चले गए। इतना मानसिक आघात पहुंचा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हैकिंग से जुड़े केस में असांज के सिर पर 10 साल की जेल की तलवार लटक रही थी। सरकार और अदालती व्यवस्था असांज के बहाने हैकर्स को एक संदेश देना चाहती थी, जबकि असांज का कहना था कि उनकी हैकिंग निर्दोष है, इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। जाहिर है असांज की दलीलें बेअसर रहीं। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज 31 मामलों में से 25 मामलों का दोष कबूला। इस सहयोग के बदले बाकी के 6 चार्जेस हटा दिए गए। अपराध की स्वीकारोक्ति के बदले असांज को केवल एक छोटा सा जुर्माना चुकाकर केस से मुक्ति मिल गई। ये प्रकरण भले निपट गया हो, मगर असांज का स्टेट मशीनरी के साथ राब्ता बना रहा। ये राब्ता कन्फ्रंटेशन की शक्ल में था। ये टकराव इसलिए था क्योंकि इसके दोनों पक्षों में आधारभूत फर्क थे। सरकारी मशीनरी अपने तौर तरीकों में संकीर्ण होती है, उतनी ही जानकारियां साझा करती है जितनी करना चाहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी कई वजहें बताकर गोपनीयता बरतने पर जोर रहता है। असांज इसी टेंडेंसी को चुनौती दे रहे थे। उनका मानना था कि पारदर्शिता होनी चाहिए, हर जानकारी हर किसी की पहुंच में होनी चाहिए, सरकार को डार्क सीक्रेट्स रखने की छूट नहीं होनी चाहिए। असांज का मानना था कि दुनिया में सबसे अहम इंसानी संघर्ष है व्यक्ति बनाम संस्था। स्थापित संस्था सत्य, प्रेम, दया और रचनात्मकता जैसे गुणों को भ्रष्ट कर देती है। असांज का कहना था कि जब सरकारें गवर्नेंस के नाम पर पर्दे के पीछे से अनैतिक तौर तरीके अपनाती हैं तो वो अपराध करती हैं। सरकार द्वारा आबादी के खिलाफ किए जा रहे ये अपराध साजिश हैं। इस साजिश को नाकाम करने के लिए ज़रूरी है कि जानकारियों का प्रवाह बना रहे,
सरकार द्वारा छुपाई जाने वाली जानकारियों और उसके गुप्त अंदरूनी संवाद को पब्लिक में लीक किया जाए। और लीक करने की इसी मंशा से जुड़ा है विकीलीक्स, जिसे असांज ने 2006 में बनाया। विकीलीक्स की पैदाइश के बाद असांज और सिस्टम का संघर्ष अपने पीक पर पहुंचा। इस संघर्ष का सबसे चर्चित अध्याय है चेल्सिया मैनिंग। वो अमेरिकी सेना में एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट थी। मैनिंग ने इराक और अफगानिस्तान युद्ध से जुड़े अमेरिकी रक्षा विभाग के करीब 5 लाख गोपनीय मिलिट्री रिकॉर्ड्स चुराए और उन्हें असांज के सुपुर्द कर दिया। साथ ही मैनिंग ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के भी लाखों सीक्रेट डिप्लोमेटिक केबल्स असांज को मुहैया कराए। विकीलीक्स ने इन डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में कई संवेदनशील जानकारियां भी थी, मसलन आर्मी के कुछ उपकरणों का ब्यौरा। चरमपंथी और आतंकवादी इस ब्यौरे का फायदा उठाकर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना सकते थे। क्या ऐसी जानकारियां पब्लिक करना सही था? क्या इससे ग्रेटर गुड का अभिप्राय सधता था? ऐसे सवालों पर असांज की दलील ये थी कि वो लीकेज के दौरान नुकसान को न्यूनतम करने की पॉलिसी पर काम करते हैं। इस नीति में ये गारंटी नहीं ली जा सकती कि लीक इंफॉर्मेशन से किसी को कोई हार नहीं होगा। पेंटागन से जुड़ी इस लीकेज के बाद असांज अमेरिका के लिए सबसे बड़े खलनायक हो गए। अमेरिका उन पर जासूसी के आरोप में मुकदमा चलाना चाहता था। हालांकि इस वक्त अमेरिकी सिस्टम में असांज को लेकर एक हिचक भी थी। इसकी वजह थी पत्रकारिता। पत्रकार भी सरकारी दस्तावेज लीक करते हैं। ग्रेटर गुड और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर आधार पर उसी अमेरिका में मीडिया ने कभी पेंटागन पेपर्स लीक किए थे। ये सरोकार वाली पत्रकारिता के सबसे सुनहरे अध्यायों में से एक है। ऐसे में अमेरिकी सिस्टम पसोपेश में था कि असांज को क्या माना जाए। पत्रकारों को मिलने वाली इम्यूनिटी से असांज को किस आधार पर वंचित रखा जाए। इस हिचक की एक वजह ये भी थी कि एक बड़ा धड़ा असांज को नायक मानता था। इस धड़े का कहना था कि असांज द्वारा किए गए लीक्स सरकारी झूठों का पर्दाफाश करते हैं। ये जनहित का मामला है। खैर, इसी दौर में एक और डेवलपमेंट हुआ। अगस्त 2010 में स्वीडन के प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया। इसमें असांज पर लगाए गए 2 आरोपों का जिक्र था। पहला बलात्कार, दूसरा मॉलेस्टेशन। असांज ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, मगर इन्हीं आरोपों के मद्देनजर दिसंबर 2010 में लंदन पुलिस ने असांज को अरेस्ट कर लिया। कुछ दिनों बाद असांज को जमानत भी मिल गई, मगर ये केस चलता रहा। मई 2012 में इसी केस की सुनवाई करते हुए ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि असांज को स्वीडिश अथॉरिटीज के सुपुर्द किया जाए ताकि वो असांज को स्वीडन ले जाकर उनसे पूछताछ कर सकें। और बस यही था पीक। इस चरम की तारीख थी 19 जून 2012। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक इलाका है नाइट्सब्रिज। यहाँ एक बड़ा सा खूब आलीशान, खूब मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर है हैरोड्स। इसके बिल्कुल नज़दीक एक 6 मंजिला इमारत है। भूरी दीवारों और सफ़ेद खिड़कियों वाली इस इमारत में है एक दूतावास। किसका दूतावास? साउथ अमेरिका में बसे देश एक्वाडोर का। 19 जून 2012 को इस एम्बेसी बिल्डिंग के बाहर एक मोटरसाइकिल रुकी। उसे चला रहा आदमी कुरियर लेकर आया था। वो आदमी कुरियर लेकर बिल्डिंग में दाखिल हुआ और वहीं रुक गया। पता चला कुरियर बनकर आया वो इंसान कोई और नहीं, खुद असांज थे। जब गिरफ्तारी से बचने के सारे दरवाजे बंद हो गए तो असांज ने एक्वाडोर एम्बेसी में घुसकर शरण मांगी, पॉलिटिकल असाइलम की अपील की और एक्वाडोर ने उन्हें इम्यूनिटी देने का ऐलान किया। किसी देश की एम्बेसी, दूतावास का परिसर उस देश का सैक्रोसेंट स्पेस होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चलते मेजबान देश दूतावास की सिक्योरिटी नहीं लांघ सकता। वो एम्बेसी की सहमति के बिना वहां कोई ऑपरेशन, कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकता।
असांज ने इसी नियम का इस्तेमाल कर ब्रिटेन को धप्पा बोला था, खुद को गिरफ्तार होने, प्रत्यर्पित होने से बचाया था। ब्रिटेन काफ़ी तिलमिलाया, उसने एक्वाडोर पर दबाव बनाया, ये धमकी भी दी कि वो दूतावास में घुसकर असांज को अरेस्ट कर लेगा। मगर एक्वाडोर डटा रहा। उसने ब्रिटेन से कहा, हम ना तुम्हारे गुलाम हैं ना तुम्हारी कॉलोनी, हम संप्रभु देश हैं और तुम हमारे दूतावास की इम्यूनिटी भंग नहीं कर सकते। ब्रिटेन के पास अब कोई चारा नहीं बचा। उसके एजेंट्स 24 घंटे दूतावास के बाहर मौजूद रहते, असांज पर दूतावास में होने वाली हर गतिविधि पर नज़र रखते, यहाँ तक कि कई बार असांज को बुली भी करते, मगर वो जो भी करते एम्बेसी की हद से बाहर करते। अगस्त 2015 में स्वीडन ने असांज पर लगे मॉलेस्टेशन के केस में जांच बंद कर दी, मगर रेप केस चलता रहा। मई 2017 में ये केस भी ड्रॉप कर दिया गया, मगर फिर भी असांज दूतावास में ही बंद रहे। उनके ऊपर अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने की तलवार लटक रही थी। इस बीच विकीलीक्स ने एक और बड़ा लीक किया। ये जुड़ा था 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से। चुनाव के दौरान विकीलीक्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी के कंप्यूटर्स को हैक किया और हजारों ईमेल्स लीक कर दिए। इससे डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन की स्थिति कमजोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुश होकर कहा, आई लव विकीलीक्स। जब आगे इस चुनाव में रशियन दखलंदाजी की बात सामने आई तो विकीलीक्स की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। अंदेशा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के ईमेल्स हैक करने में रशिया ने असांज की मदद की थी। ये असांज पर लगने वाला सबसे गंभीर आरोप था। क्योंकि उन पर रशिया की मदद से एक संप्रभु राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का इल्ज़ाम लगा था। इस इल्ज़ाम ने असांज की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। असांज ने कहा, रशिया की कोई भूमिका नहीं, मगर फिर भी सवाल और शंकाएं खत्म नहीं हुए। यहाँ तक कि असांज के गहरे समर्थक भी डावाडोल होने लगे। उन्हें असांज का रशिया को क्लीन चिट देना बहुत अखरा। जनवरी 2018 में खबर आई कि एक्वाडोर ने असांज को नागरिकता दे दी है। ऐसा करके एक्वाडोर के तत्कालीन राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो असांज को रेस्क्यू कराना चाहते थे। वो असांज को एक्वाडोरियन डिप्लोमेट का ओहदा दिलाने की सोच रहे थे ताकि असांज लंदन स्थित एक्वाडोरियन एम्बेसी से बाहर निकल जाएं। मगर इसके लिए एक्वाडोरियन सरकार और ब्रिटेन के बीच जो वार्ता हुई वो उसका कोई हासिल नहीं निकला, वो सफल नहीं रही। एक्वाडोर ने भले असांज की मदद की हो, मगर ये एडजस्टमेंट बहुत दोस्ताना नहीं था। 2012 में एक्वाडोर के राष्ट्रपति थे राफेल कोरेया। वो लेफ्ट विचारधारा के थे। उन्होंने असांज के कॉज से सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें शरण दी, मगर बाद के सालों में एक्वाडोर के लिए असांज वो कौर हो गए जिसे ना निगलते बनता था ना उगलते। इसकी एक वजह तो ये थी कि असांज के चलते एक्वाडोर को कई देशों से पंगा लेना पड़ रहा था। दूसरा, उसकी एम्बेसी बंधक बन गई थी। सुनने में आया था कि नाराजगी की एक वजह ये भी है कि कैथोलिक मान्यता वाले एक्वाडोर को जूलियन की महिला मित्रों का एम्बेसी आकर उनसे मिलना पसंद नहीं था। जो भी हो, अक्टूबर 2018 में खबर आई कि असांज एक्वाडोरियन सरकार पर केस करने जा रहे हैं, इस आधार पर कि सरकार उनके बुनियादी अधिकारों और आज़ादी का विरोध कर रही है। इसके बाद एक्वाडोर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि उनका असांज के साथ समझौता हो गया है। इसके तहत अब असांज उनके दूतावास से निकल जाएंगे, मगर असांज ने ऐसे किसी समझौते से इनकार कर दिया। इस बीच असांज के होमलैंड ऑस्ट्रेलिया में उन्हें लेकर कैंपेन तेज हो गया था। वहां लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि वो असांज की मदद करें। इसी के चलते फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने असांज के नाम पर एक नया पासपोर्ट जारी किया ताकि अगर एक्वाडोर असांज को दिया असाइलम वापस छीने तो कुछ किया जा सके।
और फिर आई 12 अप्रैल 2019 की तारीख। इस रोज़ एक्वाडोर ने पूरी तरह से असांज का साथ छोड़ दिया। लंदन पुलिस दूतावास परिसर में घुसी और असांज को घसीटते हुए ले गई। इस गिरफ्तारी का आधार ये दिया गया कि 2012 के साल असांज के खिलाफ एक वारंट जारी हुआ था, लेकिन असांज ने खुद को सरेंडर नहीं किया था। 6 साल 9 महीने और 24 दिन तक दूतावास में खुद को कैद रखने के बाद असांज खुली हवा में निकले भी तो जेल ले जाए जाने के लिए। अब सवाल है कि हम ये सब आपको आज क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि एक्वाडोर से असांज की एक खबर आई है। उसने असांज को दी गई नागरिकता छीन ली है। एक्वाडोर का दावा है कि असांज ने नागरिकता के लिए जो आवेदन दिया था उसमें कई गड़बड़ियां थी, अलग अलग हस्ताक्षर थे। असांज के वकील कार्लोस पोवेदा ने कहा कि एक्वाडोर ने ये फैसला लेने में यथोचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। एक्वाडोर के इस फैसले पर जानकारों को कोई हैरानी नहीं हो रही। वहाँ राष्ट्रपति हैं गिलेर्मो लासो। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान ही वायदा किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो असांज को दिया असाइलम छीन लेंगे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से असांज के लिए एक्वाडोर में उम्मीदें और धूमिल होती गईं। असांज अब 50 साल के हो गए हैं। अप्रैल 2019 से लंदन स्थित बेलमार्श जेल में बंद हैं। वो जब एक्वाडोरियन दूतावास में थे तब भी एक तरह से कैद ही थे। न ताज़ी हवा नसीब थी, न धूप। इसमें कोई शक नहीं कि असांज ने अपने एक्टिविज्म की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अब भी चुका रहे हैं। क्या असांज के साथ ये होना चाहिए था? क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करना गलत था? ये सत्य है कि असांज ने गलतियां भी की हैं। ये भी सत्य है कि उनकी कुछ गतिविधियां संदिग्ध हैं, मगर असांज और विकीलीक्स ने कई ज़रूरी लीक्स भी किए हैं। सरकारों को चेताया है कि वो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल के नाम पर अपने अपराधों को छुपा नहीं सकती। उनके लीक हो जाने का खतरा लगा रहेगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।